सर ये मुझे बताएं कि ये कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की क्या कंट्रोवर्सी थी सर, ये फिर मामला क्यों ख़राब हुआ? जब इतना अच्छा चला, स्टार्ट इतना अच्छा हुआ ड्यूल डिग्री का, तो ये खराबी कहाँ से पैदा? आपको सिंगल डिग्री 8 सेमेस्टर में तकरीबन 4 से 5 लाख के बीच में कॉस्ट करती थी, और जो डुअल डिग्री फॉल 10 वालों को कॉस्ट की है उसमें एक तो लोकल डिग्री की फीस थी जो उन्होंने पाकिस्तानी रुपीस में पे करनी थी, उसमें भी इजाफा कर दिया गया। बिल्कुल। और उसके अलावा 2000 पाउंड स्टर्लिंग भी उन्होंने दिए। मुझे भी महसूस हुआ कि यार मसला जरूर है, तो मैं चेक तो करूं कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा यार आप स्टूडेंट्स को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगा रहे हैं? 3000 से ज्यादा स्टूडेंट था, बिलियंस के हिसाब से रकम वसूल कर चुके थे। वेलकम टू गपशप प्रोमैक्स। गपशप प्रोमैक्स में खुश आमदीद जी। आज का जो हमारा शो है उसमें हमने एक बड़े स्पेशल गेस्ट को दावत दी है। मैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। कॉमसेट यूनिवर्सिटी से मैंने ड्यूल डिग्री जो है वो हासिल की, और जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो हमारे साथ कमिटमेंट की वो उस पर पूरा नहीं उतरे। उन्होंने हमें एक कॉमसेट की डिग्री देनी थी लोकल, एक लैंकास्टर की डिग्री देनी थी। तो इस सिलसिले में हमारी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामिया के साथ हमारी झड़प हुई। ऑनलाइन हमने सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा कैंपेन की। मैंने एक अपना बड़ा छोटा सा किरदार अदा किया, लेकिन जो मेजर किरदार अदा किया वो सर यासिर मजीद सिद्दीकी साहब ने वो अदा किया, और आज तक जो है वो अपनी कैपेसिटी में जिस हद तक वो कर रहे हैं वो हमारे लिए जो है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जी यासिर मजीद सिद्दीकी साहब, क्या हाल है आपका? जी बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह का करम है। अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें। देखिए मैं बेसिकली तो एक इंजीनियर हूँ। मैंने बेसिकली अपनी बैचलर्स जो है वो यूआईटी लाहौर से की जी। उसके बाद मैंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन को ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने मास्टर्स की न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग में, ज़बरदस्त, यानी कि मैं बेसिकली एक एटमी पावर इंजीनियर हूँ जी। उसके बाद फिर मैं एटॉमिक एनर्जी ही के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम करता रहा। मैंने तकरीबन कोई 10 साल सर्विस की एटॉमिक एनर्जी में जी, जिसमें मैं जो एटॉमिक एनर्जी की यूनिवर्सिटी है जो अब ब्यास के नाम से जानी जाती है, पाकिस्तान नीलोर फैक्ट्री, नीलोर फैक्ट्री, वहाँ पे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, मैं उसकी फैकल्टी का मेंबर रहा। अच्छा। उसके अलावा बाज़ और क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया, लेकिन 10 साल काम करने के बाद अपनी कुछ फैमिली की वजूहात जो थी प्रॉब्लम्स, उनकी वजह से मैंने वो रिजाइन कर दिया उस जॉब से जी, एटॉमिक एनर्जी की जॉब से। तो 10 साल सर्विस करने के बाद मैं निकल आया, और उसके बाद फिर मैंने कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज अ फैकल्टी मेंबर, और ये मैंने ज्वाइन किया 2007 में। 2007 में मैंने कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया जी। सर ये मुझे बताएं कि ये कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की क्या कंट्रोवर्सी थी जनरल पब्लिक को, अगर आप बताना चाहें। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी ने ना 2010 में एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसको वो कहते थे डुअल डिग्री प्रोग्राम। डुअल डिग्री प्रोग्राम का मतलब ये था कि आप बेसिकली तमाम वही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिसको हम SOS कहते हैं ना, स्कीम ऑफ स्टडीज, उसी को फॉलो करेंगे जो कि आप सिंगल डिग्री में भी करते थे। लेकिन उसमें चूंकि एक कोलैबोरेशन आ गई एक बाहर की यूनिवर्सिटी से जो कि लैंकास्टर यूनिवर्सिटी थी यूके जी, तो अब वो गया कि दोनों यूनिवर्सिटियां मिलकर उस प्रोग्राम को चलाएंगी, और उस प्रोग्राम के एंड पे स्टूडेंट्स को 2 डिग्रियां अवार्ड की जाएंगी, एक लोकल डिग्री कॉमसैट्स की और एक लैंकास्टर की डिग्री। और 2010 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, बल्कि जो पहला बैच था वो फॉल 2010 में इंडक्ट हुआ जी कॉमसैट्स में, तो उसमें यही प्रोमिसेस थे, यही कमिटमेंट थी कि जी ये सारा प्रोग्राम अप्रूव्ड है, तमाम रेगुलेटर्स से अप्रूव्ड है। आपको अंदाजा होगा कि जो भी एकेडमिक प्रोग्राम होता है ना, इस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च नहीं करना होता, HEC भी इसकी रेगुलेटर से अप्रूवल चाहिए होती है। जिस तरह पाकिस्तान की हद तक हम बात करें तो एक तो हायर एजुकेशन कमीशन है, ठीक है ना, जो ओवरऑल तमाम हायर एजुकेशन के जितने भी शोबे हैं उनको ओवरसी करता है। उसके अलावा फिर प्रोफेशनल काउंसिल्स होती हैं, जिस तरह अगर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है तो उसकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ एक्रेडिटेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये सिस्टम बाकी दुनिया में भी फॉलो किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर यूके का कोई प्रोग्राम है तो वहाँ पे उनकी क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है, वो ओवरसी करेगी उस प्रोग्राम को, उससे अप्रूव होगा। और इसी तरह उनकी ब्रिटिश इंजीनियरिंग काउंसिल है या IET जो कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग काउंसिल के बिहाफ पे प्रोग्राम्स को एक्रेडिट करती है जी जी। तो जब ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहा था तो यही क्लेम्स थे, और मैं चूंकि फ्रॉम डे 1 उस टीम का हिस्सा था कॉमसैट्स की तरफ से। अच्छा। कॉमसैट्स की तरफ से जो कि बेसिकली आई वाज अ फैकल्टी मेंबर, लेकिन मेरी सर्विसेज उन्होंने कॉमसैट्स के डुअल डिग्री प्रोग्राम की मार्केटिंग के लिए भी स्पेशली हायर की। अच्छा।
यानी कि क्योंकि एक छोटी सी टीम बनाई गई थी कॉमसेट्स के अंदर कि भी वो इस प्रोग्राम को मार्केट करेगी। तो मेरे चूंकि मीडिया में कुछ अच्छे लिंक्स थे, शायद आप जानते हो कि मैं पहले मीडिया में भी अपीयर होता रहा था, जी जी जी। कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स में मेरे अच्छे लिंक्स थे, तो उन्हीं चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए, सामने रखते हुए ना, मेरी सर्विसेज उन्होंने इस मकसद के लिए भी हासिल की। और मैंने भी पूरी नेक नियति के साथ इस सारे प्रोग्राम को जेन्युइन समझते हुए, क्योंकि बैक एंड पे क्या हो रहा था उसमें तो मेरा कोई भी अमल दखल नहीं था, और मैं बिलीव कर रहा था कि भाई ये एक ऐसा इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम कर रहा है, और ये जो भी सोच रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, वो अच्छा ही कर रहे होंगे। तो इसी जज्बे से मैं उसमें अपनी सर्विसेज दे रहा था। तो हम मार्केटिंग कर रहे थे, हम मुख्तलिफ शहरों में जाके मार्केटिंग कर रहे थे, मुख्तलिफ जो आपको पता है प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सपो लगते हैं और इस तरह की चीज़ें, एजुकेशनल वहाँ पे जाके हम अपने स्टॉल्स लगाते थे, वहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करते थे। तो इसी तरह से मैंने डे 1 से इस प्रोग्राम के अंदर बड़ा रोल प्ले किया, लोगों को इसकी तरफ लाने में, अट्रैक्ट करने में। तो फॉल 2010 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो सर ये फिर मामला क्यों ख़राब हुआ? जब इतना अच्छा चला, स्टार्ट इतना अच्छा हुआ ड्यूल डिग्री का, तो ये खराबी कहाँ से पैदा? देखिए, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो एक तो मैं ये अर्ज करूँ आपसे कि आपने शायद कॉमसेट्स का मेन कैंपस तो देखा ही होगा, आप तो जो कि खुद उसके स्टूडेंट रहे हाँ जी, हैं, रेड्रिक्स की जो बड़ी देखा नहीं, वहाँ बिल्डिंग है। भुगता हुआ है हमने। अच्छा। हाँ जी। तो पहले तो कॉमसेट्स का वही मेन कैंपस था, लेकिन जब ड्यूल डिग्री का प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया ना, तो इन्होंने डिफेंस रोड पे एक शादी हॉल जो है उसको इन्होंने कह लें कि रेंट पे लिया। अच्छा। और उसको ट्रांसफॉर्म किया इनटू लैंकास्टर ब्लॉक। वाह। तो एनी हाउ वो एक छोटा सा एलीट का प्रोग्राम ये शुरू करना चाह रहे थे शुरू में ना, कि थोड़ी सी एनरोलमेंट हो, वो शायद तजर्बाती बुनियादों पे कुछ ऐसा काम करना चाह रहे थे। तो वो एक जगह लेके वहां पे उन्होंने लैंकास्टर ब्लॉक बना के ये काम शुरू किया। फॉल 10 में जब डुअल डिग्री का एडमिशन हुआ है, तो उसी के पैरेलल सिंगल डिग्री का भी एडमिशन हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यानी कि ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो सिंगल डिग्री में आए थे, और थोड़ा सा एक छोटा सा बैच अप कर लें कि इन्होंने हाँ जी। डुअल डिग्री का लिया। तो तकरीबन 1 साल ये इन्होंने लैंकास्टर ब्लॉक में यानी कि ये प्रोग्राम चलाया, यानी कि शादी हाल 1 साल तक हाँ, जारी तकरीबन रहा। 1 साल चला, क्योंकि हमें भी इन्होंने वहीं पे शिफ्ट कर दिया था, हम भी उसी शादी हॉल में हमारे इन्होंने कमरे बना दिए थे जहाँ पे हम बैठते थे। तो लेकिन फिर 1 साल के बाद पता चला कि नहीं जी, अब ये फैसला हुआ है कि वो सारे का सारा प्रोग्राम जो है ना, वो जो मेन कैंपस है कॉमसेट्स का, वहाँ पे आ जाएगा और सिंगल डिग्री में एडमिशन नहीं होगा, अब सारे एडमिशन डुअल डिग्री में होंगे। तो सिंगल डिग्री के एडमिशन बंद करके सारे उन्होंने डुअल डिग्री में शुरू कर दिया, फिर वो काम चलता रहा। तो देखिए, मैं तो बेसिकली बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, मैं तो अपने काम से काम रखता था, मैं बहुत ज़्यादा यानी कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता था कि ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो बैच आफ्टर बैच आता गया, एनरोल होते गए, और यहाँ तक कि फॉल 14 आ गया। अब देखिए, फॉल 14 वो टाइम था जबकि फॉल 10 में जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे, बेसिकली वो पास आउट हुए हैं स्प्रिंग का जो टाइम था ना, स्प्रिंग 14 का, स्प्रिंग 14 के एंड पे, वो उनका 8th सेमेस्टर था। अब बीच में समर ब्रेक आ जाती है और उसके बाद फॉल शुरू होती है। तो वो जो टाइम था ना, जब वो समर ब्रेक आई है और उसके बाद फॉल 14 के एडमिशन हुए हैं, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि अब पहला बैच पास आउट हुआ था। हाँ जी। और अब पता चलना था कि भाई उन्हें मिलेगा क्या, मार्केट में जाके क्या। शुरू में तो हम हर तरह के उनसे कमिटमेंट्स करते रहे कि भी हमारा प्रोग्राम HEC से भी अप्रूव्ड है, हमारा प्रोग्राम PEC से भी एक्रेडिटेड है, हमारा प्रोग्राम IET से भी एक्रेडिटेड है, हमारे पास ब्रिटिश रेगुलेटर्स की भी सारी अप्रूवल्स हैं। बिल्कुल। आपके ऊपर इंटरनेशनल कैरियर्स के डोर्स ओपन हो जाएंगे। आप जब ये दोनों डिग्रियां लेंगे तो लाजमी बात है कि भाई आप सोचिए ना कि सिंगल डिग्री के मुकाबले में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा फीस आप चार्ज कर रहे हैं। अच्छा। अगर आप लोकल सिंगल डिग्री की कितनी फीस थी? देखिए, फॉल 10 में जो एक एस्टीमेट है, फॉल 10 में आपको सिंगल डिग्री 8 सेमेस्टर में तकरीबन 4 से 5 लाख के बीच में कॉस्ट करती थी, ठीक है। और जो डुअल डिग्री फॉल 10 वालों को कॉस्ट की है, उसमें एक तो लोकल डिग्री की फीस थी जो उन्होंने पाकिस्तानी रुपीस में पे करनी थी, उसमें भी इजाफा कर दिया गया। बिल्कुल। और उसके अलावा 2000 पाउंड स्टर्लिंग भी उन्होंने देने थे। और आप जब ये सारी चीजों को यानी कि सम अप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टोटल कॉस्ट उस वक्त यानी कि फॉल 10 में तकरीबन कोई 13 लाख रुपए बनती थी। आप सोचिए ना कि 4-4.5 लाख के प्रोग्राम को इन्होंने 13-13.5 लाख पे पहुंचा दिया। बिल्कुल ऐसे ही किया। ठीक है ना। तो ये डुअल डिग्री, अब
जो शख्स 4 साढ़े 4 की बजाय 13 देगा तो उसको कोई फायदा नजर आएगा, कोई प्रोस्पेक्ट नजर आएगा तो वो देगा ना। तो इसलिए बड़े टॉल क्लेम्स किए गए, बड़े वादे किए गए, प्रोमिसेस के जी आपके ऊपर इंटरनेशनल डोर्स ओपन हो जाएंगे। हाँ जी। देखें यही वो ये अच्छा मुझे अच्छी तरह से याद है, पेरेंट्स आके क्वेश्चन करते थे और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही जवाब उनको दिया जाता था और हमें भी यही जवाब सिखाया जाता था कि लैंकास्टर की जो डिग्री यहाँ पे दी जाएगी ये एग्जैक्टली वही डिग्री है जो लैंकास्टर अपने लैंकास्टर के कैंपस में इशू करता है जी। इस डिग्री में उस डिग्री में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, हाँ। क्योंकि तभी तो लोग आपको ज्यादा पैसे देने पे तैयार होंगे, उसके बगैर वो क्यों देंगे पैसे। बिल्कुल। तो ये वो सारे प्रोमिस थे, ये वो सारे क्लेम्स थे जो कि किए गए और मैं उनका विटनेस था कि भाई ये काम हुआ। अब मैंने आपको बताया ना कि जब फॉल 10 पास आउट हुआ है जी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब हमें अब देखना था कि उनके साथ होगा क्या, क्या वाकई उनको जिस तरह के प्रॉमिस था उसी तरह से उनको दोनों डिग्रीज अवार्ड की जाएंगी या कुछ और होगा, क्या होगा। बिल्कुल। तो वो जब पास आउट हुए तो हमें ये महसूस हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन के कोई हाथ पांव फूलना शुरू हो गए। अच्छा। कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि अब उन्होंने करना क्या है। अच्छा, फिर अचानक मुझे एक दिन पता चला कि जी वो जो पहला बैच पास आउट हुआ है फॉल 10 का जी, उनके स्टूडेंट्स को ये लैंकास्टर के ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। वाह भाई वाह। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। मैंने कहा इन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि ये पूरी क्लास को लैंकास्टर के ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। हाँ जी। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई कि भाई ये हुआ क्या है हाँ कि जी। ये लैंकास्टर ने स्पॉन्सर किया है हाँ जी। या ये खुद अपने पल्ले से पैसे लगा रहे हैं कि पूरी क्लास को ये लैंकास्टर का ट्रिप लगवा रहे हैं। अच्छा। जी वो ले गए वहां पे जाके लैंकास्टर में इनको हॉस्टल में रखा, कुछ उन्होंने कुछ क्लासेस कराई होंगी, कुछ छोटा मोटा ब्राय नाम की कोर्स करा दिया होगा। तो पता ये चला कि बाद में जो हमें समझ में आई कि वो टाइम बाय कर रहे थे कि किसी तरीके से कोई ये रिवोल्ट ना कर जाए, क्योंकि हाथ पांव फूले हुए थे। क्योंकि इस वक्त इनको समझ आ चुकी भी थी कि भाई अब तो डिग्रियां नहीं दे सकते। तो उसके बाद जब फॉल शुरू हुआ, फॉल 14 और फॉल 14 में भी इन्होंने एडमिशन कर लिया। तो उस दौरान में क्योंकि ये बात खुल चुकी थी कि भाई ये तो कॉन्वोकेशन नहीं कर पा रहे, ये डिग्रियां अवार्ड नहीं कर पा रहे, तो देयर इज समथिंग फिशी, कोई मसला है। तो वो मसला क्या है अब उसको देखा जाए। तो वो स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि मैं तो बहुत अपने काम से काम रखने वाला आदमी था, तो मैं ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल में या इन चीजों में मैं नहीं इन्वॉल्व होता था। मैं अपने यानी कि मेरी कुछ लिटरेरी परसूट्स होती थी, कुछ एकेडमिक परसूट्स होती थी, मैं और कुछ मेल जोल जो होता था बस मैं लगा रहता था। लेकिन जब ये इवेंट्स इस तरह के काम शुरू हुए तो मुझे भी महसूस हुआ कि यार कोई गड़बड़ तो है। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पता चला कि जी जो कॉमसेट्स की बसें हैं उन बसों के ऊपर डीटीपी के बड़े बड़े स्टिकर्स लगे होते थे, बैनर। हाँ जी। तो वो स्टिकर्स कुछ उतारे गए। अच्छा। उससे बच्चों के अंदर यानी कि डाउट्स पैदा हो गए कि पता नहीं स्टूडेंट्स के अंदर कि ये क्या होने जा रहा है। तो प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुए तो वहां से मुझे भी महसूस हुआ कि यार मसला जरूर है, तो मैं चेक तो करूं कि प्रॉब्लम क्या है। और इवन चूंकि मैं टीच करता था उस वक्त फॉल 14 को भी मैं टीच कर रहा था, तो उन स्टूडेंट्स ने भी क्लास में सवाल करने शुरू किए कि सर ये बसों पे से स्टिकर क्यों उतारे जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये जब काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट मौजूद थी तो आपको कोई मैसेज आया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आपने बच्चों को चुप कराने के लिए ये एक स्क्रिप्ट आपको दी गई थी कि ये आपने बोलना है? क्योंकि हर टीचर जो है उसने डीडीपी पे जो है ना वो बात की थी, ये मुझे याद पड़ता है। तो इस तरह की। हाँ, मैं आपसे अर्ज करूं कि उसमें हुआ यूं था, मैंने आपसे जिक्र किया ना कि मेरा चूंकि मीडिया के साथ भी एक अच्छा लिंक था, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर चुका, और मेरा पॉलिटिकल सर्कल्स में भी एक अच्छा लिंक था। और ये बात कॉमसेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती थी। उस वक्त के जो डायरेक्टर थे वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो हमेशा मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते थे इसी वजह से कि उनको पता था कि यार मेरा मीडिया में भी अच्छा लिंक है, पॉलिटिशियंस के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो वो भी बड़ी रिस्पेक्ट देते थे। तो ये हुआ कि उन दिनों में जब ये बच्चों ने स्टूडेंट्स ने एजिटेशन शुरू की जी, तो इंतजामिया भी घबराई हुई थी। अच्छा, एजिटेशन शुरू करने वाले कौन बच्चे थे? मोहसिन इलियास था? कौन था? नहीं, हाँ, यानी कि जो स्टूडेंट्स मौजूद थे ना कॉमसेट्स के अंदर ड्यूअल डिग्री के, क्योंकि देखिए ना अभी तो सिर्फ एक बैच निकला था फॉल 10 का। फॉल 10 का एक बैच निकला था ना, यानी कि फॉल 10 से लेके फॉल 14 तक तकरीबन इनके पास 11 बैच बनते हैं। ये कितने बनते हैं, यानी कि फॉल 10 से लेकर फॉल 14 तक आप काउंट कर लेना, फॉल स्प्रिंग इस तरह से चलते रहे। तो तकरीबन ये कोई 10 या 11 बैच जो भी बनते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक बैच पास आउट हुआ था, बाकी तो सारे के सारे कॉमसेट्स के अंदर थे। बिल्कुल।
तो कोई 8वें में था, कोई 7वें में था, यानी कि सॉरी 9 बैचेस, यानी कि 8 बैच है, टोटल 9 बैचेस इंडक्ट किए इन्होंने। तो बाकी सारे कॉमसेट्स के अंदर थे, तो उन्हीं में से बिल्कुल वही स्टूडेंट्स एजिटेट कर रहे थे। कभी कोई एज सच कोई लीडरशिप नहीं थी उनके पास। ऑब्वियसली कोई ऐसा नहीं था कि कोई एक लीडर था उनका। कॉमसेट्स में कोई यूनियन नहीं थी, यूनियन एग्जिस्ट नहीं करती थी, और कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। लोग हाँ। अपनी कैपेसिटी में अपनी मदद आपके तहत स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लगे ही हुए वो थे। स्पॉन्टेनियस, यानी कि कभी कोई वो लोग एजिटेट कर रहे होते थे। लेकिन चूंकि एजिटेशन शुरू हो गई थी, तो इंतजामिया लाजिमत है परेशान थी कि भाई क्या किया जाए। तो वो फिर उनकी मीटिंग्स हो रही थी, तमाम एचओडीज को बुला के उनकी मीटिंग्स की जाती थी, भाई बैठो। अब उन दिनों में हुआ ये कि जब तमाम एचओडीज को बुला के मीटिंग की जाती थी, तो जो उस वक्त के डायरेक्टर साहब थे, चूंकि उनकी बड़ी कह लें कि नज़र थी मेरे ऊपर और पता था कि मेरे कुछ ताल्लुकात भी हैं, तो वो मुझे भी खास तौर पे बुला लिया करते थे उन मीटिंग्स में कि भाई यासिर को भी बुलाओ, यासिर को भी। मैं कहीं भी बहुत, मुझे कॉल आती थी कि जी वो डायरेक्टर ऑफिस में पहुंचे, वो डायरेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, बल्कि कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। अच्छा जी पहुंचे, तो डायरेक्टर साहब मुझे अपने साथ बिठा लेते थे, जी आप इधर आके बैठे। हाँ जी मैं बैठ गया। सामने सारे एचओडीज बैठे हुए हैं, जिनमें मेरा एचओडी भी है, बाकी सारे एचओडीज भी बैठे हैं। हाँ यासिर आप इनको बताएं कि ये जो स्टूडेंट्स एजिटेट कर रहे हैं इससे कैसे निपटे। ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि जिस तरह ना आउट ऑफ द ब्लू कि भाई मैं, आपने पहले मुझसे कोई बात नहीं कर रखी ना, मैं कोई इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इनको बताऊं कि स्टूडेंट्स को कैसे। तो अच्छा, फिर जो भी मेरी समझ में आती है कि मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता कि देखें स्टूडेंट्स के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें, उनके साथ बातचीत करें, जो भी मसले हैं। तो इस सारी गुफ्तगू में, यानी कि चूंकि उन्होंने खुद मुझे इन्वॉल्व किया इन चीज़ों में, तो उससे मुझे भी नॉलेज मिली, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं पता था कि प्रॉब्लम क्या है। तो क्योंकि खुद उन्होंने एंगेज किया, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुझे भी सवाल जवाब करने का मौका मिला कि भाई मुझे बताओ तो सही कि अंदर मसला है क्या, बिल्कुल प्रॉब्लम है क्या जी। तो फिर उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी शेयर करना शुरू की कि यार मसला ये है कि वो एचईसी नहीं मान रही, मसला ये है कि वो पीईसी नहीं मान रही, मसला ये है कि वो यूके में भी ये मसला बना हुआ है कि उनके भी रेगुलेटर्स का मसला बना हुआ है। तो जब इतनी बातें खुल गई तो मेरे तो पसीने छूट गए सर। लेकिन देखें तो सही, वो कॉमसेट ने अपनी वेबसाइट पे, डीडीपी की वेबसाइट पे, डेविड कैमरॉन जो है वो सिग्नेचर कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके विद डॉक्टर जुनेद जैदी। तो ये हल्का तो ना लेना, ये बड़ा ज़बरदस्त इसका पोटेंशियल हो सकता था इस प्रोग्राम का। ये शोबदाबाजी होती है। अच्छा, शोबदाबाजी भाई, जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम था वो तो लाहौर में ऑफर किया गया था ना, बिल्कुल। इस्लामाबाद में तो ऑफर नहीं किया गया था। तो डेविड कैमरॉन इस्लामाबाद के विजिट पे आया, इस्लामाबाद का अपने कैंपस विजिट करा लिया, एक तकरीर करवा ली, तो उससे क्या साबित होता है? यानी कि अगर डुअल डिग्री प्रोग्राम को भी कैमरॉन की या प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके की ब्लेसिंग हासिल थी, तो फिर बंद क्यों हो गया ये? सर क्या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाँ यूके के जी, पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि उस प्रोग्राम नहीं को कंटिन्यू वो करवाता? जो कॉमसेट एडमिनिस्ट्रेशन है सारा जो है वो ब्लेम जो है वो एचईसी पे डाल रही है, ये सही बात है। एचईसी देखिए, पे मैं ब्लेम। फिर अर्ज करूं कि मैं चूंकि इस बात में इन्वॉल्व हुआ ना, फिर यानी कि फिर जो कॉमसेट्स में जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, बिल्कुल उनके पास भी बैठ के उनसे भी सारी बात समझी, जो डायरेक्टर थे कैंपस डायरेक्टर, उनसे भी बैठ के सारी बात समझी। जब सारी बात मेरी समझ में आ गई तो मैं तो परेशान हो गया, मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा यार आप स्टूडेंट्स को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगा रहे हैं? हाँ जी, ये तो आप बहुत बड़ी मिस हैंडलिंग कर बैठे हैं। हाँ जी। ये तो बहुत, क्योंकि देखे ना 3000 से ज्यादा स्टूडेंट था जो कि डुअल डिग्री में आप एनरोल कर चुके थे, आप बिलियंस के हिसाब से रकम वसूल कर चुके थे, हाँ जी। और आज आप एक ऐसी जगह पे थे जहां पे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आप उनको क्या देंगे, और आप सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे थे, और उस टाइम बाय करने में आप स्टूडेंट्स का नुकसान करते चले जा रहे थे। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक स्टूडेंट जब ग्रेजुएट कर जाता है ना, तो उसके पास कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो डिग्री का इंतजार करे। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो आपसे सर्टिफाइड डिग्री मांगती हैं, फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है ना, सरकारी मुलाजमतें हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो अब जो लेस्को की मुलाजमतें आ रही हैं या और डिपार्टमेंट्स की मुलाजमतें आ रही हैं, वो तो आपसे सर्टिफाइड डिग्री मांगेंगी, आपको एचईसी सर्टिफाइड डिग्री चाहिए। अच्छा, यानी कि डीडीपी स्टूडेंट्स को एक डिग्री मिली, वो भी उस लैंकास्टर वक्त की तो डिग्री। एक भी नहीं मिले ना, अच्छा, उस वक्त तो कोई डिग्री नहीं मिल रही थी। उस वक्त तो वो बिल्कुल, यानी कि जिस तरह कहते हैं ना कि वो एक कंफ्यूजन में थे कि पता नहीं क्या मिलेगा, और जितनी भी यानी कि जॉब ऑफरिंग्स आ रही थी उनमें से किसी में भी वो अप्लाई करने के काबिल नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा। खासतौर पे पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में बहुत सी जॉब्स निकलती हैं। अब देखें ना, मसलन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं हमारे, जिस तरह मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था, तो जो फॉल्ट टाइम के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, बिल्कुल। तो पब्लिक सेक्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जितनी भी जॉब्स थी
वो उनमें अप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास सर्टिफाइड डिग्री नहीं थी। अच्छा अच्छा तो मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे आज तक याद है, फॉल्टेन का, उसने मुझे कहा कि सर मैं फेस्को यानी कि जो फैसलाबाद की इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है, मैं उसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन वो सर्टिफाइड डिग्री चाहिए, मुझे सर्टिफाइड डिग्री कब मिलेगी। जी अब वो फॉल्टेन का स्टूडेंट था और अच्छे स्टूडेंट्स में से था, यानी कि जो होता है ना प्रॉमिसिंग टॉप के स्टूडेंट्स, उनमें से था। उसने मुझसे सवाल किया, अब मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था क्योंकि कॉमसेट्स के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरा पॉइंट समझे ना आप? यानी कि स्टूडेंट के लिए डिग्री बहुत मैटर करती है कि सर्टिफाइड डिग्री होगी तो पब्लिक सेक्टर में वो अप्लाई करेगा ना। हाँ जी। प्राइवेट सेक्टर में तो आप जान पहचान से सर फंसा लेते हैं कि कोई नहीं जी, साल बाद में मिलेगी तो काम चल जाएगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर में नहीं चलता काम। ऐसे ही है, पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलता। इसी तरह से आपने अगर स्कॉलरशिप लेना है बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में, ये भी मेरे साथ हुआ बाद में कि मेरा एक स्टूडेंट जो कि बाहर चला गया था, कनाडा में चला गया था, जी जी। एक दिन मुझे उसका मैसेज आया कि सर मैंने स्कॉलरशिप तो विन कर लिया है, लेकिन अगर मेरी डिग्री को HEC सर्टिफाई नहीं करेगा तो मेरा स्कॉलरशिप मारा जाएगा। अच्छा, और मैं इस वक्त कनाडा में हूँ, तो बराए मेहरबानी मेरे लिए कुछ करें। अच्छा, फिर और आपने उस वक्त कॉमसेट्स और HEC का झगड़ा किस बात पे चल रहा था कि जी HEC और कॉमसेट्स में इस बात पे एग्रीमेंट हो चुका था कोर्ट में कि जी सिर्फ लोकल डिग्री मिलेगी और HEC लोकल डिग्री को सर्टिफाई कर देगा। लेकिन HEC ने जिद लगाई हुई थी कि बच्चों का जो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, उसमें DDP लिखा हुआ क्यों आता है? ये DDP को ओमिट करेंगे तो फिर हम इनको सर्टिफाई करेंगे, उसके बगैर सर्टिफाई नहीं करेंगे। उस वक्त ये जिद पकड़ी हुई थी। अच्छा, तो मैंने फिर खुद चेयरमैन HEC, जो कि इस वक्त भी वही चेयरमैन है डॉक्टर मुख्तार साहब जी, मैंने उनको ईमेल लिखी और उसमें बहुत सारे एजुकेशनिस्ट को भी एंगेज किया। मैंने कहा हुजूरे वाला मेहरबानी करें, मेरे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप जाया हो रहा है, जी, वो कनाडा में बड़ी मेहनत से स्कॉलरशिप लेके पहुंच गया है, उसका स्कॉलरशिप जाया हो जाएगा। दानिश नाम था उस लड़के का, वो मेरे ख्याल में स्प्रिंग नेक्स्ट जो था ना फॉल 10 के बाद स्प्रिंग 11 उसका वो स्टूडेंट था, वो भी बड़ा अच्छा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था। वो शायद मैंने उसका मैसेज आपको दिखाया भी था। जी जी। तो उसने ये कहा कि सर मेरा स्कॉलरशिप मारा जाएगा। तो मैंने फिर डायरेक्टली HEC के चेयरमैन को मैंने ईमेल की। मैंने कहा सर आज तक तो मैं कॉमसेट्स के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, लेकिन अगर इस स्टूडेंट का स्कॉलरशिप मारा गया ना तो फिर मैं आपसे भी लड़ूंगा। मेहरबानी करें आप प्लीज, आप इन डिग्रियों को सर्टिफाई करें, जिद ना लगाएं, इसका स्कॉलरशिप मारा जाएगा। इसके पास 1-2 दिन रह गए। नतीजा ये निकला कि उसी दिन शाम को HEC की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर टिकर्स चलना शुरू हो गए कि जी हम कॉमसेट्स की लोकल डिग्री को अब सर्टिफाई कर रहे हैं, अब अपनी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो लोकल डिग्री को उन्होंने छोड़ दी DDP वाली और वो सर्टिफिकेशन। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा ना तरतीब में बता दें कि पहले डिग्री नहीं मिल रही थी, फिर उसके बाद वो सारा ना, ताकि लोगों को हाँ, मैं देखे ना, मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि मसला ये था कि जिस वक्त मैं इस गेम में एंटर हुआ हूं ना, उस वक्त टोटल कंफ्यूजन थी, टोटल कंफ्यूजन, यानी कि एक स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता था कि उन्हें क्या मिलेगा और कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो फिर देखें वो कौन सा पॉइंट था। फिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगाने का फैसला कर लिया, यानी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगाने का फैसला हाँ किया। जी। देखें हुआ ये कि जब सारी कहानी मैंने समझ ली ना और सुन ली और मुझे पता चल गया कि यार इनके पास कुछ नहीं है। एक दिन आप इमेजिन करें कि मैं डायरेक्टर कॉमसेट्स के ऑफिस में गया, उनके साथ फेस टू फेस मेरी बातचीत हुई, बड़ी तफसील से बातचीत हुई, और मैंने जब सारी कहानी सुन ली ना तो मैंने कहा कि सर देखें हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल मशवरा दूंगा इस सारी सूरत हाल को समझ के, जो मैं समझा हूं अब तक, जो आपकी सूरत हाल है वो ये है कि मसले का सिर्फ एक ही हल है, क्योंकि HEC तो नहीं मान रही और ना ही वो मानेगी और ना ही आपके हाथ में कोई ऐसी रिटन अप्रूवल है, कोई चीज़ है जिसकी बुनियाद पे आप HEC से अपनी बात मनवा सकें। आप सिर्फ स्टूडेंट्स का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जो भी सूरत हाल है उसमें मुझे ये लगता है कि शायद आपके लिए प्रैक्टिकली सिर्फ यही पॉसिबल है कि आप इन्हें लोकल डिग्री दें और उसके अलावा जितने आपने जायद पैसे स्टूडेंट से ले रखे हैं वो सब इनको वापस करें। जी। डायरेक्टर कहते हैं, अब आप सोचिए, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टर साहब कहते हैं मैं तुमसे एग्री करता हूँ। अच्छा। उन्होंने उसी वक्त इस्लामाबाद फोन मिलाया, रजिस्ट्रार से बात की और रजिस्ट्रार को मिनो अन जो बात मैंने उनके सामने रखी थी वो बता दी कि देखो इसके अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। और ये यासिर जो बात कह रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इस सारे मसले का जो हमसे मैस क्रिएट हो गया, जो ब्लंडर हो गया है, अब इसके अलावा कोई हल नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को लोकल डिग्री दें और उसके अलावा जो कुछ हमने इनसे इजाफी पैसे लिए हैं वो सब इनको वापस करें। बिल्कुल। और माने कि हमसे ब्लंडर हो गया है कि हमने ऐसी चीजें कमिट कर ली, प्रॉमिस कर ली जो कि हम नहीं दे सकते थे। मैं भी हैरान हो गया ये देखकर। मैंने कहा बड़ी जल्दी डायरेक्टर साहब ने जो है वो मेरी बात पे रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा देखो यासिर, मैं तो खुद तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा। अब बात इस्लामाबाद वालों के कोर्ट में है, वो मानते हैं कि नहीं मानते।
मैंने कहा जी चलें देख लेते हैं। अच्छा। वो अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं वो तो नहीं मान रहे। मुझे डायरेक्टर साहब ने जवाब दे दिया। मैंने कहा सर अगर वो नहीं मान रहे ना हाँ। तो फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है। मेरे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है, क्योंकि देखें मैं शुरू से डीडीपी में इन्वॉल्व था, मैं इसकी मार्केटिंग करने वालों में से था। आपने मुझे खुद एंगेज किया कि मैं स्टूडेंट्स को संभालूं, मैं टीचर्स को बताऊं कि कैसे डील करना है, क्या करना है। आपने खुद मुझे प्रॉब्लम में इनवाइट किया। बिल्कुल। अब मैं निकल नहीं सकता इसमें से। अब मेरी अपने जो मॉरल्स और मेरी जो एथिक्स है ना वो मुझे अलाउ नहीं कर रही, मैं निकल नहीं सकता इसमें से। अच्छा। अब आप फैसला कर लें कि या तो जिस पे आपने मेरे साथ एग्री किया है उस सोल्यूशन की तरफ आए, या फिर मैं नहीं रुक सकूंगा, फिर मुझे स्टूडेंट की फेवर में खड़ा होना ही होना है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा। ये मैंने प्लेनली उनको बता दिया। अच्छा वो भी घबरा गए मेरी ये बात सुन के, क्योंकि उनको भी अंदाजा था, वो नहीं चाहते थे कि यार मैं भी, क्योंकि स्टूडेंट की साइड ताल्लुक भी रहा ना हाँ जी। पुराना हमारा आपस में, बहुत सारे काम हमने मिलजुल के, जिस तरह होता है ना बेहतरी के लिए कॉन्सर्ट्स की हमने की, इस तरह की चीजें थी। तो वो भी नहीं चाहते थे, वो भी कोशिश करते रहे कि जी इस्लामाबाद वालों को समझाएं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं मान रहे तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं मजबूर हूँ। तो उस वक्त फिर मैंने अपनी वो कैंपेन शुरू की। और आपको याद है ना वो छुट्टियां भी हो गई थी उन दिनों, कुछ ऐसा 3 हफ्ते के लिए कॉमसेट्स का कैंपस बंद हो गया था। एपीएस वाला सानिया हाँ, हुआ था। सानिया हुआ, हाँ, कुछ 3 उसके हफ्ते के बाद लिए कैंपस बंद हो गया। तो उस दौरान मैंने, अच्छा जब वो हुआ मेरी उन दिनों बातचीत चल रही थी, तो मुझे बास दोस्तों ने भी कहा कि ओहो तुम्हें स्टूडेंट्स पे बड़ा था, देखो स्टूडेंट्स तो चले गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। यानी कि जिस तरह कहता है ना कि मेरा हौसला आजमाने के लिए बास दोस्तों ने मजाक भी बनाया, जो हमारे पास सीनियर फैकल्टी के लोग थे। डॉक्टर तो नहीं थे कोई? वो छोड़ दें, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम समझते ना कि स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ खड़े होंगे, अब देखो तुम अकेले रह गए, तुम क्या कर सकते हो। हाँ जी। तो जब उन्होंने मुझे चैलेंज किया ना, तो मेरी भी अब फिर एक अजीब आदत है कि जब मुझे चैलेंज किया जाए ना, तो फिर मैं, अल्लाह का करम ऐसा होता है कि मेरे अंदर और हौसला पैदा हो जाता है। मैंने कहा तुम समझते हो कि मैं अकेला नहीं लड़ सकता। मैंने कहा तुम देखो मैं करता क्या हूँ। अच्छा। तो जब सारे स्टूडेंट्स छुट्टी पे चले गए थे, तो मैंने अकेले ने वो तहरीक शुरू कर दी। बिल्कुल, आई स्टैंड कि मैं आई केयर फॉर माई स्टूडेंट्स। मैं एक प्ले कार्ड पकड़ के डायरेक्टर ऑफिस के सामने खड़ा हो जाता था और मैं आई केयर फॉर माई स्टूडेंट्स, और उसकी तस्वीर बन के मैं अपनी फेसबुक पे डाल दिया करता था और मैं कहता था आओ करो जो करना है तुम। अच्छा। आप यकीन करें कि अकेले आदमी ने वो काम शुरू किया और वो स्टूडेंट्स सारे घरों को गए हुए थे, और मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते थे कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप अकेले हैं, ये कुछ भी हो जाएगा। मैंने कहा भाई जो भी हो, हाँ। जब मैंने फैसला कर लिया कि मैंने लड़ाई लेनी है तो फिर मैंने लेनी है, मैंने पीछे नहीं हटना। बिल्कुल। ठीक है ना। तो फिर मैं चलता गया। अच्छा जब मैंने ये काम शुरू किया तो वो भी कॉमसेट्स वाले भी घबरा गए, डर गए कि अब पता नहीं क्या बनेगा। हाँ जी। क्योंकि वो वैसे भी जो जिन्होंने कुछ ऐसा किया हो, गलत हरकतें की होती है ना, उनके अंदर हौसला नहीं होता खड़े होने का, तो वो भी डर गए। अब मुझे मुसालत के पैगाम आने शुरू हो गए कि नहीं नहीं यासिर छोड़ो यार, कुछ करो कुछ करो। तो मैं कहता था जी क्या करना है, मसले का हल बताएं आप। आपने स्टूडेंट्स को लटकाना नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स की नौकरियां जा रही हैं, उनके स्कॉलरशिप जा रहे हैं, आपने लटकाना नहीं है, आपने फौरी उनको हल देना है। नहीं हम सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, हमारी एचईसी के साथ इतनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, अगले महीने अगली मीटिंग है, ये है वो है, हम कर। मैंने कहा अगले महीने, मैंने कहा पहले बैच को पास आउट हुए 4-5 महीने गुजर चुके हैं। बिल्कुल। और आप कहते हैं जी अभी अगले महीने नया बैच आ रहा है। मैंने कहा कि भाई अगर उनकी जो जॉब्स मारी जा रही हैं उसका कौन जिम्मेदार है, या आप कर क्या रहे हैं। नहीं नहीं वो ट्रक की बत्ती के पीछे, वो इस्लामाबाद से लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, नहीं नहीं यासिर तुम छोड़ दो, तुम देखो मान जाओ, ना करो ना करो। मैंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लामाबाद से उन्होंने एक डीन को भेजा डायरेक्टर साहब ने मुझसे मिलने के लिए। डीन जो है वो ड्यूल नेशनैलिटी थी, यूके का सिटीजन था वो। चले वो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं, लेकिन डीन को भेजा। हाँ। और आप इमेजिन करें कि वो मेरे एचओडी के कमरे में मुझे बुलाया गया कि जी वो डीन साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं चला गया। वो जब मैं गया तो डीन साहब ने एचओडी को कहा आप जरा बाहर चले जाएं। वो एचओडी हैरान परेशान, अच्छा मैं बाहर चला जाऊं, उनको बाहर निकाल दिया और बाद में मेरे सामने हाथ जोड़ लिए कि यासिर खुदा का वास्ता है बाज आ जाओ, खुदा का वास्ता है यार, तुम ही हमें बचा सकते हो, तुम ही नहीं तो तुम हमें डबो दोगे, ना करो ये काम, छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं क्या छोड़ दूं। मैंने कहा सर आप अपने सीने पे हाथ रखें और मुझे अपने दिल की बात बताएं कि आपका अपना बच्चा डीडीपी में होता तो आप क्या करते। आपको नहीं पता कि आप लोगों ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स के साथ। तो उन्होंने कहा कि यार वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन देखो अब हम फंसे पड़े हैं, अब क्या करें, एचईसी भी नहीं मान रही। मैंने कहा नहीं मान रही तो फिर आप मान जाए ना, एचईसी को या मना लें, या फिर आप मान जाएंगे। स्टूडेंट को आपने किस चक्कर में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जबकि आपको पता कि कुछ नहीं होगा, और उसमें उनका टाइम जाया हो रहा है, उनकी नौकरियां जाया हो रही हैं, उनके स्कॉलरशिप जाया हो रहे हैं, या कर रहे हैं उनके साथ। जी जी। तो ये था वो मसला।
ठीक है ना। अब उसमें मैंने आपको बताया कि ये हमारी आपस में चलती रही बात, मैं लगा रहा। अब मैं डेली जाके खड़ा हो जाता था वहां पे, वो भी घबरा गए कॉमसेट्स वाले कि भाई ये तो मसला बन जाएगा। फिर 3 हफ्ते के बाद कैंपस खुल गया, स्टूडेंट्स ने आना शुरू कर दिया, मेरी फिर वही रूटीन बरकरार रही, मैं फिर जाके खड़ा हो जाता था, तो वो स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जमा होना शुरू हो गए। तो मैंने फिर स्टूडेंट्स को समझाया, मैंने कहा देखो आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ पे कोई यूनियन एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल आपकी कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। अब ये इतना बड़ा मसला है कि इसको फाइट तो आप लोगों ने ही करना है ना। मैं तो इसमें आपको गाइड कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, आप लोगों का मसला है, फाइट आपने करना है। मैं तो अपना सब कुछ दाव पे लगा के सामने आ चुका हूँ, अपने आप को एक्सपोज कर दी है, लेकिन फाइट आपने करनी है, तो अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाओ। बिल्कुल। तो इस बात को उन्होंने समझा और फिर अल्टीमेटली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनी और मैंने फिर उससे ओथ लिया। इंटरेस्टिंगली ये चूंकि सारी मेरी एक्टिविटी इस्लामाबाद में भी देखी जा रही थी और कॉमसेट्स लैंकास्टर में भी देखी जा रही थी, तो जिस दिन मैंने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से ओथ लिया, उसी दिन शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मुझे मेरा टर्मिनेशन का लेटर मिल गया। मेरी जॉब इन्होंने टर्मिनेट कर दी। अच्छा, मुझे डायरेक्टर पहले से बता चुके थे कि भाई यासिर मामला बहुत खराब हो रहे हैं, बहुत खराब हो रहे हैं, कुछ कर लो कुछ कर लो, और मुझे ऑफर्स भी हो रही थी, ये ले लो वो ले लो। मैंने कहा जी अब भूल जाए, मैं अब जिस रास्ते ऑफर पे क्या निकल क्या चुका हूँ, ऑफर क्या क्या की थी? तुम्हें फलां डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं, अच्छा। तुम्हें ये दे देते हैं, तुम्हें गाड़ी दे देते हैं, तुम्हें लैंकास्टर भेज देते हैं, फलां फलां। क्योंकि उन्हें पता था ना कि क्योंकि लीडरशिप मिल जाए ना किसी भी कैंपेन को, किसी भी लड़ाई को, तो फिर लड़ाई होती है। अगर लीडरशिप ना हो ना तो फिर लड़ाई नहीं होती। बिल्कुल बात समझ ना, पॉलिटिकली भी आप समझ सकते हैं इस चीज को, यानी कि जब तक लीडरशिप ना हो सामने तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ऐसे ही है। तो मेरी वजह से उनको नजर आ रहा था कि स्टूडेंट्स के कॉज को लीडरशिप मिल रही है, इसलिए वो मुझे न्यूट्रलाइज करना चाह रहे थे कि यार ये बंदा निकले बीच में से, इसको हम किसी तरीके से अपने साथ शामिल करें। तो मुझे लैंकास्टर भेजने की और तरह तरह की मुझे ऑफर्स कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जिसमें कमिट कर चुका हूँ, मैंने अगर ये कहा है कि आई केयर फॉर माई स्टूडेंट्स, तो आई रियली मेंट इट, यानी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए केयर करता हूँ, और फिर अब मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। आपने जो करना करें, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये लड़ाई है तो खुली लड़ाई है तो होगी। तो फिर जिस दिन मैंने स्टूडेंट बॉडी से ओथ लिए, उसी दिन मेरी जॉब टर्मिनेशन का लेटर मिला। जी जी। और मैंने डायरेक्टर को फोन किया और उनका मैंने शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा जी मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैंने कहा मैं कॉमसेट्स की मुलाजमत में था ना, तो मैं कॉमसेट्स के लिए भी बहुत फेवरेबली सोच रहा था, और मैं यही चाह रहा था कि भाई आपस कोई में पैचअप हो, कोई रास्ता निकले आप लोगों के लिए। लेकिन आपने मेरी जॉब टर्मिनेट करके आपने मेरे हाथ खोल दिए, क्योंकि एक तो मुझे आपने इलीगली टर्मिनेट किया है, मुझे इसके खिलाफ भी कोर्ट में जाना है, और अब मैं स्टूडेंट्स का जो केस है मुझे समझ में आ गया कि आप उनको कोई सोल्यूशन नहीं देना चाहते, तो उनका केस भी मैं कोर्ट में लेके दूध का दूध और पानी का पानी और मैं कोर्ट में इसलिए लेके जाऊंगा कि मुझे जल्दी है। जल्दी इसलिए है कि देखिए सारे फैक्ट सामने आने चाहिए और इस मसले को जल्दी सेटल होना चाहिए, ताकि डिग्री का फैसला हो। जिन स्टूडेंट्स को कोई सरकारी पब्लिक सेक्टर की जॉब्स लेनी है वो जॉब्स लें, जिन्होंने बाहर के स्कॉलरशिप्स लेने हैं वो स्कॉलरशिप्स लें, ताकि जल्दी सेटल हो। अच्छा, ड्यूल डिग्री का कोई किसी और यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा कोई मामला पेश आया, कोई इसका कोई एग्जांपल मिलती है जो बैच फेल हुए हैं? देखिए मैं आपको, अगर आपने सवाल ये किया तो मैं जब अगर मैं सही समझाऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि लेटर ऑन जब मैं कोर्ट में चला गया ना, तो उसके बाद फिर मेरा HEC के लोगों से भी राब्ता हुआ, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लोगों से भी राब्ता हुआ, क्योंकि कोर्ट में हमने सबको बुला लिया ना कि अपने अपने वर्शंस दो, और जब सबने अपने अपने वर्शंस एंड राइटिंग दिए तो ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ सामने आ गया कि कॉमसेट्स के पास क्या है, HEC क्या कहना चाहता है, PEC क्या कहना चाहता है, सारी बातें सामने आ गई ना। फिर झूठ की यानी कि गुंजाइश खत्म हो गई। उससे पहले तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, लेकिन वहां पे सारे फैक्ट्स हमारे सामने आकर पता चल गया कि कॉमसेट्स के पास राइटिंग में कुछ भी नहीं है। अच्छा। ना HEC की तरफ से ना PEC की तरफ से, और सब इनके झूठे दावे थे, झूठे वादे थे जिन पे इन्होंने स्टूडेंट्स को डरखाया हुआ था। तो सारे फैक्ट्स हमारे सामने आ गए। तो वहां पे जब HEC के लोगों से मेरी बात हुई और लेटर ऑन मेरी HEC के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई, वो लाहौर तशरीफ लाए थे एक दफा विजिट पे, तो मैंने चाहा कि मैं उनसे भी मिल लूं ताकि मैं बराह रास्त मिलकर मालूम कर सकूं कि भाई HEC का इस मामले में एग्जैक्ट स्टांस है क्या। मुझे इनके लॉयर्स और बाकी लोग तो बताते ही थे। तो HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, तो उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। अच्छा। वो कहते हैं यासिर मुझे बताओ मैं क्या करूं कि मैंने पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स का इजलास बुलाया, उसमें सब ने ये क्वेश्चन किया कि भाई आप ड्यूअल डिग्री को अलाउ कैसे कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर आपने ड्यूअल डिग्री को अलाउ कर दिया तमाम वाइस चांसलर्स ने, तो पाकिस्तान के अपने अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो तबाह हो जाएगा।
यानी कि पाकिस्तान के तमाम वाइस चांसलर्स समझे कि उनकी कमेटी ने, उनकी कॉन्फ्रेंस ने चेयरमैन एचईसी को पाबंद कर दिया था कि आपने डुअल डिग्री को परमिट नहीं करना, और ऐसी परमिशन उन्होंने कभी दी भी नहीं थी। अच्छा, ये जो कॉमसेट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो यही कह रही थी कि ये सारा जो इशू हुआ है ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ वाले लॉबिंग कर रहे हैं एचईसी के साथ मिलके कॉमसेट्स के अगेंस्ट। तो ये बात किसी हद तक तो समझ आ रही है कि वो लॉबिंग कर रहे थे, ड्यूल डिग्री को किसी तरीके से वो फेल करना चाह रहे थे। देखिए, मैं उसमें यस करूंगा कि वो क्या करना चाह रहे थे ये तो एक अलग बात है ना भाई। अगर तुमने डुअल डिग्री लॉन्च की थी तो तुम्हें पहले परमिशन लेना चाहिए था। तुमने स्टूडेंट्स को स्टेक पे क्यों लगाया उनके कैरियर को? बिल्कुल, ये बात ठीक है ना। अगर आप करना चाहते हो तो पहले परमिशन लें। 5 साल के बाद आपको याद आया कि आपने परमिशन लेनी है। हाँ। लेकिन मैं आपको प्रिंसिपली बताऊं, प्रिंसिपली बाद में मेरी समझ में ये बात आ गई और मैं एचईसी के स्टांस से एग्री करता था, क्योंकि मुझे एचईसी ने बताया कि कॉमसेट्स की देखा देखी प्राइवेट सेक्टर की कई यूनिवर्सिटियां डुअल डिग्री, ट्रिपल डिग्री और क्वाड्रपल डिग्री यानी कि इस तरह के प्रोग्राम्स तैयार करके बैठी हुई थी। अच्छा, कि भाई जब उन्होंने देखा कि आम लोग जो है ना वो इस लालच में आ जाते हैं कि उनको 2 डिग्रियां मिल जाएंगी, तो उन्होंने कहा और शक्कर डालो, इस तरह कहते हैं ना कि और घी डालो। हाँ जी। तो वो कहते हैं हम 3 डिग्रियां दे देते हैं, हम 4 डिग्रियां दे देते हैं। ऐड ऑन तो नतीजा क्या निकलता कि पाकिस्तान की अपनी जो लोकल डिग्री है ना उसकी मार्केट खत्म हो जाती। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक फैसला था जो वाइस चांसलर्स का फैसला था, जिसमें उन्होंने कहा कि डुअल डिग्री नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बातें बाद में मेरे इल्म में आई, जब मैं खुद इस यानी कि लड़ाई में उतरा, उससे पहले मुझे मालूम नहीं था इन बातों के बारे में। अच्छा, तो अगर किसी एक शख्स को आपको ब्लेम करना हो इस ड्यूल डिग्री के मामले में, कोई एक पर्सनैलिटी जिसकी वजह से सारा मामला जो है वो ये पेश आया, वो कौन पर्सनैलिटी? देखिए, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंडर रेक्टर जो थे ना कॉमसेट्स के, जो 97 से लेकर 2015-16 तक बैठे रहे जी, असल में सारी जिम्मेदारी तो उनकी है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि वो इतने पावरफुल हो चुके थे, क्योंकि देखें किसी एक ऐसी पैदावारी पोजीशन के ऊपर आप 15-20 साल बैठे रहें तो बड़े ताल्लुकात बन जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि मिनिस्टर्स को आप चलाते हैं, सेक्रेटरीज को आप चलाते हैं, तो ये बड़े बाअसर बारसूख आदमी हो चुके थे ये। तो मुझे लगता है कि ये ना जिस तरह होता है ना कि आदमी थोड़ा सा सहूलत पसंद भी हो जाता है, इजी ले जाता है। इनका ख्याल था ये इतने बाअसर और बारसूख हो चुके हैं कि एचईसी को भी बुलडोज कर देंगे। अच्छा, जो डॉक्टर मुख्तार साहब थे जो चेयरमैन एचईसी थे, ये भी किसी जमाने में कॉमसेट्स वाह कैंपस के डायरेक्टर रह चुके थे। अच्छा। यानी कि जो फाउंडिंग डायरेक्टर थे उनके नीचे काम कर चुके थे। अच्छा। तो शायद ये भी कॉन्फिडेंस होगा कि भी जो चेयरमैन एचईसी है वो भी अपना ही बच्चा है। जी, यही डीन से जब हमारी मीटिंग हुई थी, जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो सानिया था, कॉलेजेस बंद थे, तो तब उन्होंने बुलाया था। तो उसमें उन्होंने डीन ने यही बात की थी कि हमने ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना हमने ये मामला ये नहीं करवाया जी। तो ये उन्होंने हमें खुला बताया था। बस देखे ना, ये जहालत, ये इसको क्या करें, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस जी। और अगर हो भी गई है तो यार मान लो। देखें, मैं आपको बताऊं, जब हम कोर्ट में गए ना, कोर्ट में पहली पिटीशन हमने मोहसिन इलियास के नाम से डाली जी, जी, जी। जो फॉल 10 के ग्रेजुएट थे, अब वो भी लॉयर बन चुके हैं माशाल्लाह। तो जो इस मामले में शायद उसे लॉयर बनाने पे मजबूर किया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसने खुद बहुत सफर किया है सारे मामले में। तो मोहसिन इलियास की जो पहली पिटीशन हमने फाइल की थी, उसमें हमने डुअल डिग्री मांगी थी। उसमें हमने यही कहा था कॉमसेट्स को कि तुम अपने वादे पूरे करो, बिल्कुल, जो तुमने प्रॉमिस किया वही करो, यानी कि उसके अलावा हमने और कुछ नहीं मांगा था। बिल्कुल, हम यही चाहते थे कि कॉमसेट्स अपने वादों के मुताबिक दोनों डिग्रियां दे। यानी कि आप ये समझ लें कि ऐसा नहीं है कि मेरा ये कोई जाति का झगड़ा था, तकादा था कि जी हमें लोकल डिग्री चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जो हमारी पहली पिटीशन थी उसके साथ जितनी भी और पिटीशंस आई वो सारी यही थी कि अपने वादे पूरे करो, तुम 2 डिग्रियां दो, क्योंकि अगर तुम वादे के मुताबिक 2 डिग्रियां दे सकते तो मैं भी उसे प्रेफर करता। ऐसे ही है भाई, अगर आप लैंकास्टर की वही डिग्री दे देते जो लैंकास्टर यूके में इशू करती है, तो और क्या चाहिए? हमें सस्ते में वो डिग्री मिल जाती, स्टूडेंट्स को वो डिग्री मिलती, उनको फायदा मिलता, तो मुझे उसमें क्या एतराज था। आपको कुछ ऑफर्स भी आई थी किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो भी कोई लालच भी दिया? ऐसा ही है जी। देखें, मैं कॉमसेट से निकलते निकलते काफी पॉपुलर हो चुका था ना, सोशल मीडिया पे काफी मेरी फॉलोइंग बन चुकी थी, मैं काफी, तो जैसे ही मैं कॉमसेट से निकला हूं ना, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी। अच्छा। उनका ख्याल था कि मैं उनकी फैकल्टी में आ जाऊंगा तो शायद उनको मेरे पीछे पीछे बहुत सारे ट्रांसफर स्टूडेंट्स में मिल जाएंगे। तो मुझे तकरीबन बहुत सी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने ऑफर की कि मैं उनकी फैकल्टी को ज्वाइन कर लूं, और टॉप लेवल से मुझे ये ऑफर्स आती रहीं, बाज़ लोगों ने मुझसे मुलाकातें की। तो लेकिन मैंने सबसे माजरत की, और माजरत करने की वजह यही थी कि मैंने उनसे कहा कि देखें, मैंने कॉमसेट्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अगर मैं आपकी फैकल्टी ज्वाइन कर लूंगा तो या तो मैं लड़ नहीं सकूंगा क्योंकि मैं आपके डिसिप्लिन में आ जाऊंगा,
और अगर आप मुझे लड़ने की इजाजत देंगे तो फिर मेरे ऊपर एजेंट होने का जो इल्जाम है वो साबित हो जाएगा कि मैं फलां यूनिवर्सिटी का एजेंट हूँ और मैं उसके ईमा पर, उसके बिहाफ पर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा इसलिए मैंने लड़ना है, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। अच्छा, आपने इस सारे मामले से फाइनेंशियली कितना सफ़र किया? फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया, यानी कि देखिए ना, 2-2.5 साल तो मैंने और कुछ भी नहीं किया। यानी कि जब जनवरी 2015 में मेरी जॉब की टर्मिनेशन हुई है तो उसके बाद जो जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया वो जानते हैं कि 2-2.5 साल तो दीवाना वार में लड़ता ही रहा। यानी कि जो जिस तरह कहते हैं अपने उम्र भर की आपकी जमा पूंजी होती है ना, उसी के ऊपर किसी ना किसी तरीके से चलता रहा। और 2-2.5 साल के बाद जाके मुझे थोड़ा सा कहने की फिक्र लाइक हुई कि भाई अब मैं अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपनी चीज़ों के बारे में कुछ सोचूं। तो फिर मैंने जॉब वगैरह करने की बजाय कुछ ना कुछ कारोबार में ही हाथ पांव मारने की कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और सिलसिला आगे चलता रहा। लेकिन अगर आप नुकसान की बात करें तो वो मिलियंस में है। तो ज़हनी सुकून भी तो आपका 2 साल तक तो, ओहो, जो ज़हनी सुकून की आप बात करते हैं, ये लड़ाई जिस दर्जे की लड़ाई थी, आप सोचिए ना कि मैं एक ऐसे माफिया से लड़ रहा था जी, जो कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन की तारीख का सबसे बड़ा माफिया है। ऐसे ही है। ये वही माफिया है जिसने डीडीपी में अरबों कमाए हुए थे, जिसने एनटीएस में अरबों कमाए हुए थे, जिसने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम बहुत, यानी कि आप समझ सकते हैं ना, आप देखें ना 18-20 साल से वो बंदा एनटीएस के भी बड़े स्कैंडल्स। जी ऐसा ही है, फाउंडर रेक्टर बन के वो बैठे हुए थे 18-20 साल से। आप अंदाजा नहीं कर सकते वो कितने ताकतवर थे और उनको अपनी ताकत पे कितना घमंड था। मैं तो अब बल्कि बाज़-औक़ात मैं सोचता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने कोई मेरे अंदर कह लें कि हौसला पैदा कर दिया था कि मैंने टक्कर लेने का फैसला कर लिया। लेकिन उन्होंने यानी कि क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरे पीछे पुलिस को लगाया। अच्छा, उन्होंने मेरे पीछे FIA में जाली दरखास्तें दी, केस बनाए, मेरी पेशियां भुगतता रहा। उन्होंने सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, यानी कि और फिर बदमाश लगा दिए मेरे पीछे। अच्छा, यानी कि मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई, मेरी फैमिली को चेस किया गया, यानी कि इस हद तक इन्होंने हरकत की। लेकिन अल्लाह का करम है कि वो जिस वक्त मैं लड़ाई के मूड में था ना, तो मैंने कहा ठीक है, कम वट में, यानी कि जो भी करना करो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और अल्लाह का एहसान है जी कि जिस तरह भी है ये लड़ाई लड़ी और स्टूडेंट्स को उनका राइट लेकर दिया। अच्छा, ये कॉमसैट्स ने क्या प्रॉपर चैनल के थ्रू ये जो 2000 पाउंड थे वो भिजवाए थे यूके कॉमसैट यूनिवर्सिटी ने? देखिए, मैं ये वाला केस लेकर FIA में भी गया। अच्छा। और नैब में भी गया। मैंने दोनों के पास ये कंप्लेंट डाली थी कि भाई ये थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गए, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मुझे याद है कि हमें कहा जाता था कि पाउंड्स खरीदो इधर से जाके, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक HBL का था बैंक, उधर जाके जमा करवाओ। तो इस तरीके से कभी किसी तरीके से कभी बैंक अकाउंट दे दिया जाता था, तो प्रॉपर चैनल के थ्रू तो ऐसा ही है। मैंने FIA में पूरे फैक्ट्स उनको प्रोवाइड किए थे और कई मैंने यानी कि दफ़ा मैंने विजिट किया, जाके उनको सारे फैक्ट्स देता रहा, मुझे वो बुलाते रहे इंक्वायरी में, जो कुछ भी है। लेकिन एनी हाउ किसी न किसी तरीके से उन्होंने उसको मैनेज किया है कि वो प्रॉपर केस नहीं बन सका। तो सर ये अब हम कितना, इसको 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल। तो आपने 2015 में मैं, हाँ जी, आपने इस मामले से क्या सीखा? बच्चों पे ब्लेम जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे ब्लेम जाता है, ये हमारी कौम इस तरह? देखिए, मैं इसमें आपको बताऊं कि एक चीज़ जिस पे मैं मुतमईन हूँ वो ये है कि लोकल डिग्री का फैसला बहुत जल्दी हो गया था। अच्छा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने आपको अभी बताया ना कि मेरा स्टूडेंट जो फेस्को में अप्लाई करना चाह रहा था, उसका भी मसला हल हुआ जी। मेरा वो स्टूडेंट जिसको कनाडा का स्कॉलरशिप मिल गया हुआ था, उसका स्कॉलरशिप मारा जाना था, उसका भी मसला हल हुआ। ये सारे मसले हल हुए ना। देखिए, ये बात कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े या नहीं देने पड़े, ये एक सेकेंडरी चीज है। आपके कैरियर का लॉस नहीं होना चाहिए। पैसे फिर भी आ जाते हैं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए ना, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, तो दोबारा मुश्किल से हाथ आती है। अच्छा, तो मैं चाहता था कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो, और कोर्ट में जाए बगैर ये मसला हल हो नहीं सकता। हाँ जी, यही तो सबसे बड़ा इशू है, कोर्ट के फैसलों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं पर्सनली इस मामले से सफ़र कर चुका हूँ, मैं खुद अदालत की पेशियों में जाता रहा। देखिए ना, लोकल डिग्री का फैसला हो गया था, बिल्कुल। उसके बाद ये मामला चलता रहा डुअल डिग्री के नाम पे या और भी नाम पे। लेकिन देखें, एंड में जो केस फैसला हुआ ना, जो यानी कि लाहौर में DB में जब ये केस डिस्पोज ऑफ हुआ है, तो ये उस वक्त हुआ है जब कॉमसैट्स ने माफी मांगी है। कब जब कॉमसैट्स ने जस्टिस आयशा मलिक जो सुप्रीम कोर्ट की जज है, उनकी DB थी। अच्छा, उसमें ये डिस्पोज ऑफ हुआ था। उसमें इन राइटिंग कॉमसैट्स ने HEC को ये लिख कर दिया था कि हमें आपकी तमाम शराइत मंजूर है। यानी कि HEC ने ये केस जीता तो ये केस खत्म हुआ। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में मौजूद नहीं था, और मेरी फेसबुक आप उस जमाने की जाके देखें, मैं चीखता रह गया। मैं उस वक्त कहता था कि भी स्टूडेंट्स अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करो कोर्ट में,
जो फैसले के अंदर तुम्हारे मफाद की बात लिखवाए, क्योंकि अगर कोर्ट के अंदर तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो केस मियर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और उसके अंदर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी जाएगी जिससे कल तुम फायदा ले सको। और कॉमसेट्स यही चाहता था कि HEC से उसने अपना मामला सीधा कर लिया और स्टूडेंट से वो पाउंड मांगे जा रहा है। हाँ जी, यही तो सबसे बड़ा इशू है। अभी भी कोई बच्चा जो है वो कॉमसेट से अपनी लोकल डिग्री लेने जाता है तो वो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि पाउंड्स पे करो, तो इस चीज़ की समझ नहीं हालांकि आती। इसकी कतअन कोई जरूरत नहीं है। केस कॉमसेट्स हार गई थी जी। उन्होंने HEC को लिख कर दिया सब कुछ कि जी हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कॉमसेट से गलती नहीं हुई थी तो उन्होंने दोबारा कभी DDB का प्रोग्राम शुरू क्यों नहीं किया? यही तो सबसे बड़ा है। अगर कैमरॉन आ गया था, अगर कोई भी आ गया था इसके पीछे, तो इन्होंने दोबारा क्यों नहीं शुरू किया? सर दोबारा क्या कॉन्वोकेशन नहीं हुई एक आज भी तक बैच DDB की। मुझे इतना दुख होता है ये हाँ देख जी। कर के आज तक ड्यूअल डिग्री के लिए कोई कॉन्वोकेशन नहीं कर कि ना सकता। एक बच्चे का ख्वाब होता है, 4 साल वो अनथक मेहनत के साथ पढ़ता है, रेगुलर जाता है, और जब पढ़ने के बाद एक दिन होता है ना खुशी मनाने का कि बंदे को वसूली हो रही है, फील होता है, वो दिन इन यूनिवर्सिटी वालों ने इस मामले से ये छीन लिया हम स्टूडेंट। देखिए मैंने इसीलिए आपको बताया ना, जब मैं निकला हूँ कॉमसेट से तो मैंने स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बना दी थी। जी जी। स्टूडेंट काउंसिल बना दी थी वहाँ पे। लेकिन हुआ ये कि जो लीडर्स थे उनको फिर कॉमसेट्स ने टारगेट करना शुरू कर दिया, आपस में यूनिटी नहीं रही। आप भी काफ़ी एक्टिव थे उस वक्त, आपको भी टारगेट किया गया। आपके अलावा भी पास हमारे स्टूडेंट्स थे जो बहुत एक्टिव थे, उनको भी टारगेट किया गया, सब्जेक्ट्स में फेल किया गया और तरह तरह की उनको थ्रेट्स दिए गए। बाद स्टूडेंट्स ने बड़ी हिम्मत से उनका सामना भी किया, काफ़ी लड़ते भी रहे। लेकिन चूंकि ओवरऑल जो स्टूडेंट बॉडी थी ना, उनकी जो मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी वो घर में बैठ के तमाशा देख रही थी, जैसे कि हम क्रिकेट का मैच देखते हैं कि जी वो मैदान में उतरे हुए हैं, वो अगर जीत गए तो जीत गए, ना भी जीते तो कोई नहीं। तो जो उनका हिस्सा होना चाहिए था ना, जो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी, वो कंट्रीब्यूशन नहीं दी उन्होंने। जी पर्सनली मैंने देखा है, जब हमने पेटिशनर बनना था, बच्चों ने पैसे भी जमा करवाए हैं और वो क्या छुप के उन्होंने दिए हैं पैसे कि ये मामला ना ये लड़ो आप। लेकिन वो खुल के जब एडमिनिस्ट्रेशन के का इशू होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो जहाँ मिलते हैं। तो इस तरीके का बड़ा ना ड्यूल नेचर मैंने देखी है। फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स थी जिसने कंट्रीब्यूट किया, वरना आप सोचिए कि 2-2 हज़ार पाउंड करके जितने पैसे इन्होंने इनको पकड़ा दिए हैं ना, ये अगर 5-10% भी उसमें से इकट्ठा कर लेते ना, और जिस तरह कॉमसेट्स ने तो मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब को अपना वकील किया। अच्छा ठीक है ना। तो मैं आमतौर पे नाम लेना अवॉइड करता हूँ, लेकिन चले मैंने एक लॉयर के तौर पर नाम ले लिया। तो स्टूडेंट्स भी तो थोड़े से पैसे जमा करके उसी लेवल का, उसी कैलिबर का कोई वकील उनके मुकाबले पे खड़े कर सकते थे, क्योंकि कोर्ट में ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, मैं देखा करता था कि सलमान अकरम राजा साहब जब कोर्ट में अपीयर होते हैं तो उनको बोलने के लिए 2-2 घंटे दे दिए जाते थे। लेकिन हमारे वकील चूंकि उनके मुकाबले में जरा कह लें कि कम कैलिबर के थे या हल्के वकील समझे जाते थे, तो वो 10-10 मिनट में उनको बस फारिग कर दिया जाता। तो आप भी कोई तगड़ा वकील पकड़ लेते हैं ना इसी तरह का, तो फिर मुकाबले की भी होती है और अपने हक में फैसला भी। लेकिन कॉमसेट्स हमारे पैसों से ही हमारे खिलाफ वकील कर रही थी ना। ऐसा ही होता है। लूटने वाले यही करते हैं भाई। हाँ, तो सर ये सारा मामला अब इसका एंड क्या, आप क्या चाहते हैं कि मामला किस गवर्नमेंट इनको क्या करना चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ आज भी अगर मुझे, जिस तरह आपने भी जिक्र किया और भी बात स्टूडेंट्स बताते हैं कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो दोबारा डिग्री लेने गए ही नहीं, क्योंकि डिग्री लेने वही जाता है ना जिसको डिग्री की जरूरत पेश आती है। और ये उसको पेश आती है जो या तो पब्लिक सेक्टर में अप्लाई कर रहा होता है या फिर उसने बाहर जाना होता है, स्कॉलरशिप वगैरह लेना होता है। सर अब तो दुबई ने भी डिग्री लाजमी कर दी है, डिग्री के बगैर ग्रेजुएट्स का। कारोबार हैं जिनकी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब शॉप कर रहे हैं, कहीं पे जिन्होंने सर फंसा लिया, अपना काम शुरू कर दिया, तो उनको इतना मैटर नहीं करती ये चीज़। जिनका ज़्यादा इशू है वो उन्होंने पैसे दे के जो है वो दोनों फीसें दे के, मैं पर्सनली जो है मैंने फीस दे के दोनों डिग्रीज मैंने हासिल कर ली हैं, चूंकि यही मुझे मुनासिब लगा है। मैं समझता हूँ आज भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को पॉलिटिकली एजिटेट कर सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि लीगली कितनी गुंजाइश है उनके पास, लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि क्योंकि फैसला कॉमसेट्स के हक में नहीं हुआ हुआ, तो अभी उसको लीगली एजिटेट करने की भी गुंजाइश है और पॉलिटिकली एजिटेट करने की। सर मैं जैसा जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स के, अब कोई दमखम नहीं, अब सारे बच्चों वाले हो गए हैं, अब सब कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, तो हमारा बैच नहीं इकट्ठा हो सकता, तो हम स्टूडेंट कैसे इकट्ठे कर सकते हैं? मुझे कम से कम जिस बात की तसल्ली है ना वो ये है कि देखिए आपको पता है इस मुल्क में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनके स्टूडेंट्स पास आउट हो गए और फिर उनको कभी भी कोई भी डिग्री नहीं मिली। ऐसे कई केसेस हैं। मैं यही सवाल पे बैठे हुए ना, इसके इर्द गिर्द भी ऐसे कैंपसेस बन चुके हैं। अल खैर यूनिवर्सिटी का कैंपस बना था, अजमेरी यूनिवर्सिटी का, और इस तरह के तो ऐसी मिसालें भी हैं कि 4-4 साल पढ़ के बच्चे बाहर निकले और फिर कभी कुछ नहीं मिला।
तो मुझे असल में इसी बात का डर था कि इस मसले को सेटल होना चाहिए, एक तो टाइम वेस्ट ना हो, ताकि पब्लिक सेक्टर की जॉब्स वो अवेल कर सकें, स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकें, और उसके बाद ये कि ये ना हो कि अल्टीमेटली पता चले कि कुछ भी नहीं मिल रहा ना। क्योंकि देखिए टाइम वेस्टेड जो है ना, 2 साल भी वेस्ट हो जाए तो फिर वो कहानी खत्म हो जाती है। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट पुराना हो वो जाता है, फौरन फैसला करना होता है, या तो उसने अपना कैरियर बनाने के लिए किसी जॉब में जाना होता है या हायर एजुकेशन में जाना होता है, और इन दोनों के लिए उसको डिग्री चाहिए। अगर आपने डिग्री अवॉर्ड करने में 1-2 साल लगा दिए तो फिर उसका कैरियर वेस्ट हो गया है ऑलमोस्ट, यानी कि फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है। सर कुछ बच्चे थे जो कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलके हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनका क्या इसमें बेनिफिट था ये सारा? देखिए ये तो कॉमसेट्स बता सकती है। मैंने भी आपको बताया ना कि मेरे पीछे भी कुछ लोगों को लगाया गया, फायरिंग हुई, मेरी फैमिली को चेज किया गया, हरास किया गया। तो बदकिस्मती से उसमें भी कुछ कॉमसेट्स के डीडीपी के स्टूडेंट्स ही थे जो कि मेरे भी स्टूडेंट रह चुके थे। कुछ ऐसे लोग थे तो जो कि बहुत ही तकलीफदेह बात थी। मैं तो जिस तरह आपको कहा ना कि आई केयर फॉर माय स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा बहुत सिंपैथेटिक होता हूँ, बहुत हम्बल होता हूँ जी। लेकिन वो चूंकि उन्होंने बदतमीजी की हद कर दी, मेरी वाइफ को चेज किया, मेरी फैमिली को हरास किया, तो फिर वो एक उन्होंने ऐसा स्टेप ले लिया था कि जिसको फिर मुझे भी रेड लाइन क्रॉस कर ली, कहता है उसका रिबटल देना था, मुझे उसको भी काउंटर करना था। तो उसको फिर मैंने काउंटर किया, और मुझे पता था कि उसके पीछे कॉमसेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा। तो मैंने फिर अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस को यूज किया और मैं उन लोगों को सीन में ले आया, पाकिस्तान अवामी तहरीक को सीन में ले आया, जमात इस्लामी को सीन में ले आया। उन लोगों से जाके मैंने बातचीत की, उनको मैंने बताया कि जी ये यानी कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ ये सब कुछ यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो उन सब लोगों को बहुत अफसोस हुआ। तो एक कमेटी बन गई और फिर डायरेक्टर कॉमसेट से कहा गया कि भाई ये कमेटी जो है ना, ये कॉमसेट्स में आना चाहती है और आपके सामने फेस टू फेस बैठ के इस मसले को डिस्कस करना चाहती है कि कॉमसेट्स के स्टूडेंट्स ने ये क्या हरकत की है। तो इस पे वो घबरा गए कॉमसेट्स के डायरेक्टर। फिर मुझे बीच में उन्होंने कोई अपना एक बड़ा कहने के कनेक्शन डाल के माफी तलाफी की कि जी आइंदा से ऐसी बात नहीं होगी। और फिर वो जो स्टूडेंट्स थे उनको फिर उन्होंने बाहर निकाल दिया, बाहर भगा दिया। तो सर ये आजकल आपकी क्या मसरूफियत है, ये बताएं। मैं पिछले काफी अर्से से अब सोलर सिस्टम्स का बिजनेस कर रहा हूँ। सोलर सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन, बेसिकली एक पावर इंजीनियर हूँ ना, जिसने आपको बताया कि मेरी न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग में मेरी मास्टर्स है। अच्छा। मैं बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम किया है, मैंने देखा है उनकी सारी बातें। तो ये जो एक इंजीनियर की इंस्टॉलेशन है और एक जो बीटेक है या वो टेक्निकल जिसने कोर्स किया है, उसकी इंस्टॉलेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए बीटेक तो एक टेक्निकल डिग्री ही है, उसको तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस वक्त ये है कि इस फील्ड में बहुत से नॉन टेक्निकल लोग घुसे हुए हैं। अच्छा अच्छा, देखा देखी। हाँ, और मैं देखता हूँ कि उसमें वो काफी नुकसान करते हैं लोगों का। अच्छा, यानी कि अब सोलर पैनल आपने लेना है तो उसकी एक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस होती हैं। आपने इन्वर्टर लेना है तो इन्वर्टर की डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होती है। इसी तरह से आपने कोई भी चीज लेनी है, आपने वायर्स है, आपने स्ट्रक्चर बनाना है, आपने उसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स हैं, एसपीडीज हैं, जो भी आपने चीजें उसमें इस्तेमाल करनी है, तो हर चीज की अपनी टेक्निकल स्पेक्स होती हैं। जी, वो डाटा शीट देखनी पड़ती है, उनको देखना होता है, उनकी मैच यानी कि कंपैटिबल है कि नहीं, यानी कि कंपैटिबिलिटी आपने देखनी होती है। अच्छा अच्छा। ये तो चीज ऐसी है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये जो सोलर पैनल है ये इस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल भी है कि नहीं, और बाद में फिर इन्वर्टर चीखे मार रहा होता है। किसी भी पैनल के साथ कोई भी इन्वर्टर लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सर ये आप मुझे बताएं कि सोलर पैनल का जो बिजनेस है, ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसका? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है जी। मैं इसमें यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि टेक्निकली क्वालिफाइड आदमी हूँ, शायद ये एक वजह है, यानी कि काम मिलता रहता है और हम करते रहते हैं। अच्छा, तो सोलर पैनल का आप क्या स्कोप देख रहे हैं फ्यूचर में, कि क्या इसमें गुंजाइश है? देखिए फ्यूचर तो है ही सोलर का इस वक्त। अच्छा। यानी कि इससे ज्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शन कोई भी नहीं है इस वक्त। यानी कि ये ग्लोबल फिनोमेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की बात है। अच्छा अच्छा। आप अगर ये देखें ना कि जो राइज है सोलर का वो सबसे ज्यादा है। विंड इससे पीछे रह गई भी है। अच्छा। सोलर नंबर 1 है इस वक्त पूरी दुनिया में। अच्छा। अभी आपने शायद सुना हो इलॉन मस्क जो है यूएस का सबसे बड़ा जो उनका रिचेस्ट पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है, और ट्रम्प के साथ वो भी इस वक्त गवर्नमेंट में आ रहा है। तो उसका एक इंटरव्यू था जिसमें उसने कहा कि भाई हमें यूएस में सिर्फ 11 माइल बाई 11 माइल के एरिया में अगर हम सोलर इंस्टॉलेशन कर दें तो इससे हम पूरे यूएस की एनर्जी नीड्स पूरी कर सकते हैं। जबरदस्त। 11 माइल बाई 11 माइल, ये छोटी सी जगह है, इससे पूरे यूएस, जिसे आप सोचें कितनी बड़ी उसकी एनर्जी नीड्स हैं। तो पाकिस्तान में तो वो थर है, वो थर का डेजर्ट, इस तरह के बहुत जबरदस्त एरियाज हैं वहाँ पे। सोलर का सिर्फ एक इशू है कि सोलर डे टाइम की प्रोडक्शन है, यानी कि सोलर से जनरेशन, अच्छा जिस तरह आजकल यहाँ पे स्मॉग का मौसम है, इसमें जनरेशन बहुत ड्रॉप हुई है। तो
ये इश्यूज हैं, लेकिन ये पंजाब का मसला है। आपके पास बलूचिस्तान है या आपके जो डेजर्ट एरियाज हैं वहाँ पे तो स्मॉग नहीं है, तो जी, जी। बेसिकली वही ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं सोलर की इंस्टॉलेशन के हवाले से। लेकिन स्टिल ये डे टाइम का है, इसके साथ आपको लाजमी तौर पे कोई दूसरा ऐसा सपोर्ट में सिस्टम चाहिए जो कि नाइट में भी, यानी कि वो टाइम जिसमें सोलर ऑफ होता है, लेकिन उसमें वो generation काफी दे एक्सपेंसिव हो जाता है ना, वो बैटरीज वाला नहीं, सिस्टम। नहीं, बैटरीज तो एक चीज है ना, वैसे तो बैटरीज की प्राइसेस भी बहुत ड्रॉप हो गई हैं, अच्छा, अच्छा, बैटरीज अच्छा। की, लिथियम आयन ठीक बैटरीज है। की अभी रिसेंटली बहुत ग्लोबल मार्केट में बहुत ड्रॉप हुई हैं। लेकिन सोलर के साथ पैरेलल में सिर्फ विंड भी है और भी पावर के सॉल्यूशंस हैं, उनमें जिनमें न्यूक्लियर भी एक सॉल्यूशन है। यानी कि सोलर डे टाइम के हवाले से तो जबरदस्त है, लेकिन यह है कि नाइट में आपने क्या करना है कि आपने बैटरी लगानी है या आपने कोई किसी और रिसोर्स से न्यूक्लियर बैटरी नहीं हम यूज कर सकते? न्यूक्लियर बैटरी न्यूक्लियर बैटरीज का भी एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि चाइना में भी इसमें काम हो रहा है कि जी हम, और इससे पहले भी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, ये इस तरह की चीजें हैं, न्यूक्लियर इवन ये जो आपके शिप्स हैं, वो तो कई 100 साल तक बैटरी ऐसा ही है। न्यूक्लियर उस फ्यूल तरीके में से तो मिल सकता है। बेतहाशा एनर्जी होती है ना। हाँ जी। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी जो आप फ्यूल डालते हैं वो 3 साल के बाद निकालते हैं। अच्छा, जो अच्छा। फ्यूल रॉड एक दफा डलती है हाँ ना, जी। वो 3 साल के बाद निकालते हैं, और जब निकालते हैं तो उसमें पहले से ज्यादा फ्यूल बन चुका होता है। जबरदस्त। हाँ, यानी कि ये भी, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल की एक खासियत है, क्योंकि नेचुरल होता है यूरेनियम 238 और उसमें से जो फिशन होती है वो 235 की होती है। अच्छा। ठीक है ना, और 238 को जब आप रिएक्टर में रखते हैं तो उसका एक रिएक्शन होता है जिससे वो प्लूटोनियम 239 बन जाता है। अच्छा, अच्छा। तो जब आप फ्यूल को निकालते हैं तो उसमें प्लूटोनियम 239 की अच्छी खासी मिकदार होती है। इसीलिए जो भी फ्यूल निकलता है ना रिएक्टर से, उसको IAEA की वॉश में रखा जाता है। सर आप मुझे बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं कॉमसैट के DDP के, वो अब किस तरीके से उनको कोई अलायंस करना चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मिलजुल कर हल करना चाहिए। हमारी कौम में ये मसला है, हम तमाशाई हैं, हम ज्यादा तमाशा देखते हैं। प्रॉब्लम हमारी अपनी ही क्यों ना हो, हम चाहते हैं कोई और आके हल कर दे, ऐसे ही हम है। खुद उसमें कोई पार्ट नहीं लेना चाहते। तो कॉमसैट्स के अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी भी उनका ये मसला है, तो इस मसले को आज भी पॉलिटिकली एजिटेट किया जा सकता है, आज भी इस मसले को दोबारा से उठाया जा सकता है। आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बात कर सकते हैं, कॉमसैट्स की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं, मीडिया को एंगेज कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कहानी खत्म हो चुकी है। अच्छा। आज भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन करने वाला तो कोई हो ना। जी, मेजर काम तो इसका हो चुका है ना 90% जी तक। बिल्कुल ऐसा है। उस पे देखिए, लोग जो राजी हैं। केस हमने किया था हाँ जी। वो केस कॉमसैट्स हार चुकी है। हाँ जी। इस बात में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कि कॉमसैट्स कोर्ट से भागी है। उसने HEC को, जो HEC ने उसे एफिडेविट मांगे वो सारे दिए हैं, और उसके बाद वो वहां से भागे हैं, दुम दबा के भागे हैं। जी, वो केस जीते नहीं है, वो केस हारे हैं। अगर जीते होते हो तो वो डुअल डिग्री प्रोग्राम दोबारा शुरू करते हैं। जी नाजरीन, ये आज का गपशप प्रो मैक्स का आपने एपिसोड देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाह।